हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 टॉपिक्स टुडे। ये टॉपिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट, इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन एससीओ ड्राफ्ट स्टेटमेंट। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया है कि एससीओ का ड्राफ्ट स्टेटमेंट हम साइन नहीं करेंगे। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक आपको कहां पे पढ़ने के लिए मिलेगा? इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट में। पेपर जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स में भी एससीओ या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड टॉपिक इज इंडियाज न्यू चैलेंज, चाइना लेड ट्रायलिटरल नेक्सस। इंडिया के लिए एक नया चैलेंज उभर के आ रहा है जिसमें चाइना, पाकिस्तान और एक तीसरा कंट्री ट्राइलेटरल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साल के मेंस के लिए दिस इज गोइंग टू बी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड, की फाइंडिंग्स फ्रॉम स्किल्स फॉर द फ्यूचर, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप रिपोर्ट। तो स्किल्स फॉर द फ्यूचर करके रिपोर्ट है। अब इसमें बात इसकी ये होगी कि इंडिया का वर्कफोर्स को हम लोग कैसे अपग्रेड कर पाएंगे, कैसे चेंज कर पाएंगे। स्किलिंग जो होता है, स्किलिंग सोशल जस्टिस का डायरेक्ट टॉपिक है, जो हम सोशल जस्टिस में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक नंबर 4, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अब ये अगले साल प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। जीएस पेपर 3 मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट टॉपिक इज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे वगैरह में लिखने के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये ऑल 5 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। अब आज 30 जून है जो कि मंडे है, तो ऑब्वियसली मंडे को सैटरडेज वाले टॉपिक भी रहते हैं, तो थोड़े टॉपिक्स आपको, संडे वाले टॉपिक भी रहते हैं, थोड़े टॉपिक आपको ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। बट एक एक करके हम सबका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉक अबाउट एससीओ। तो एससीओ में इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन एससीओ ड्राफ्ट स्टेटमेंट। एससीओ की मीटिंग हो रही थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है। हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एससीओ क्या है, कब बना। बट इसकी एक मीटिंग हो रही थी जिसमें चाइना भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, रशिया भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है और भी कंट्रीज इसकी मेंबर है, ईरान भी मेंबर है। और मीटिंग कहां पे हो रही थी? क्विंदाओ, चाइना में। वहां पे रक्षा मंत्री जो इंडिया के हैं, श्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, ड्राफ्ट ज्वाइंट स्टेटमेंट, जो कि पूरी एससीओ कंट्रीज रिलीज करेंगी, उसको साइन करने से मना कर दिया कि देखो इंडिया इसको साइन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इस ड्राफ्ट अग्रीमेंट से हम लोग सहमत नहीं है। इंडिया हैज टेकन द करेक्ट डिसीजन ऑफ रिफ्यूजिंग टू साइन द ज्वाइंट स्टेटमेंट एज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द कंट्रीज कंसर्न और टेररिज्म। और हमने इसको साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसने हमारा कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट नहीं किया। टेररिज्म को लेके, पाकिस्तान को लेके जो हमारा कंसर्न है, जिसके लिए हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, उसको, उस सारे स्टेटमेंट्स को, उस सारे कंसर्न्स को इस स्टेटमेंट ने एड्रेस नहीं किया। ये स्टेटमेंट एक तरह से, ये जो ड्राफ्ट था, चाइना और पाकिस्तान की मिलीभगत थी। और चाइना और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान वाले टेररिज्म एजेंडा को बिल्कुल डाउन प्ले कर रहे थे, बलूचिस्तान के बारे में बातें कर रहे हैं, बट कश्मीर में जो टेररिज्म फैलाया है पाकिस्तान ने, उसके बारे में कोई बातें नहीं कर रहे थे। अब एससीओ के बारे में बेसिक्स देख लेते हैं कि एससीओ क्या है। एससीओ का फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई, जैसा कि आप सब जानते हो, एक सिटी है चाइना के अंदर, है ना। पहले इस कंट्री का नाम शंघाई 5 था, क्योंकि जब ये बना था 1996 में, तो सिर्फ 5 कंट्रीज ही थी शंघाई 5 में। वो 5 कंट्रीज बाद में धीरे धीरे और कंट्रीज ऐड होते गई। आपको पता होगा यूएसएसआर के बारे में, आपको पता होगा सोवियत यूनियन के बारे में। सोवियत यूनियन को ही हम क्या बोलते हैं? यूएसएसआर। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, वर्ल्ड 2 पार्ट में बट गया, है ना, कोल्ड वार स्टार्ट हो गया, यूएस लेड एंड रशिया लेड यूएसएसआर। तब जब यूएसएसआर बन गया, और यूएसएसआर 1991 तक आते आते पूरा टूट गया, अलग अलग कंट्रीज में टूट गया, अलग अलग कंट्रीज में टूट गया। तब उस समय पर रशिया ने, कुछ समय बाद चाइना ने सोचा कि जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है, या जो कम्युनिस्ट कंट्रीज रही हैं, या उनकी थोड़ी फ्रेंडली नेशन रही हैं, उनसे मिला जुला के एक ग्रुप बनाया जाए। और वो ग्रुप क्या हो? बेसिकली सिक्योरिटी इश्यूज को और बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करता हो। तो इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर बनाया, 1996 में बनाया, जिसको शंघाई 5 बोला गया, है ना। बाद में इट वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश ऑन जून 15, 2001 इन शंघाई। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है एससीओ की, जहां पे हेड्स ऑफ द स्टेट बैठते हैं। इनका मीटिंग एक बार साल में लिया जाता है, हर साल एससीओ का मीटिंग होता रहता है।
ऑर्गेनाइजेशन में 2 कमिटीज हैं। अब ये कमिटीज वगैरह जो हैं, कमिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है जो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, सोचो कितना अच्छा कमिटी है। एंटी टेररिस्ट मतलब टेररिज्म के मैटर पे स्टेप लेने वाली कमिटी कौन है? रैट्स। कि इन कंट्रीज से रिलेटेड जो भी टेररिज्म वाले मैटर हैं वो कौन सॉल्व कर सकता है? रैट्स सॉल्व कर सकता है। और रैट्स का हेडक्वार्टर जो है शंघाई में नहीं है, बल्कि कहां पे है? ताशकंद में है। अब इसका फोकस कहां कहां रहता है? फोकस रहता है काउंटर टेररिज्म पे, फोकस रहता है साइबर सिक्योरिटी पे, और फोकस कहां कहां पे रहता है? ड्रग ट्रैफिकिंग पे रहता है। टाइमलाइन की बात करें, 1996 में शंघाई 5, चाइना, रशिया, ये 2 कंट्री हो गई, और 3 तान वाली कंट्री थी। तान मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। जो 4th तान वाली कंट्री है उज्बेकिस्तान, वो बाद में ऐड हुआ 2001 में। 2001 में इसका नाम क्या हो गया? एससीओ। उसके पहले क्या थी? शंघाई 5 कंट्री थी। बाद में इंडिया पाकिस्तान और ऐड हुए, है ना। तो 9 जून 2017 को इंडिया पाकिस्तान ऐड हुए। 1 साल पहले ईरान ऐड हुआ। 2024 में साथ में एक और कंट्री ऐड हो गई। तो टोटल जाके अभी यहां पे 10 कंट्रीज जो हैं वो एससीओ की मेंबर हैं, है ना, इंक्लूडिंग ईरान और बेलारस। तो आरटीओ जो है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, का काम क्या है? टेररिज्म को कम करना। एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? रशियन एंड चाइनीज। जाहिर सी बात है, जब ये बने थे तो इसमें 2 डोमिनेंट कंट्री थे, चाइना और रशिया, इसीलिए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया? चाइना, चाइनीज और रशियन। चाइनीज को हम मैंडरिन भी बोलते हैं, तो मैंडरिन लैंग्वेज भी बोलो या चाइनीज लैंग्वेज बोलो। एससीओ का देखो, ये जो मैप देख रहे हो रेड, ये रेड जो है ये पूरा एससीओ की मेंबर स्टेट्स हैं, जो डायरेक्टली मेंबर हैं किसकी? एससीओ की। रशिया है, चाइना है ना, कजाकिस्तान है, इस रीजन की 3 बड़ी कंट्री। चौथी बड़ी कंट्री इंडिया है। ये 4 इस रीजन की सबसे बड़ी कंट्रीज हैं। ईरान है इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज में, है ना। उसके अलावा पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी इसके मेंबर बना। इंडिया और पाकिस्तान सेम डे इसका मेंबर बने हैं। रिसेंटली इसको ईरान ने 1 साल पहले ज्वाइन किया था, और बेलारस ने 2024 में इसको ज्वाइन किया है। बेलारस, है ना। बेलारस जो है रशिया के बगल में जो कंट्री है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेलारस बोलते हैं। बेलारूस बोलो, बेलारस बोलो, एक ही बात है। एससीओ जो है, एससीओ क्या है? एससीओ इज अ यूरेशियन एंटिटी यूनाइटिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। पूरे यूरेशिया का एंटिटी है जो कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, इन कंट्रीज के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मेंटेन रखता है। तो एक तरफ से जब यूएसएसआर हुआ करता था, कुछ वैसा ही दिख रहा है क्या? कुछ वैसा ही दिख रहा है, बट उतना पावरफुल नहीं है जितना यूएसएसआर हुआ करता था, उतना यूनिफाइड नहीं है जितना यूएसएसआर हुआ करता था, है ना। ये सारी कंट्रीज एक साथ तो हैं, एक फोरम तो है, एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह तो काम कर रही हैं, बट वैसी बात नहीं है जब यूएसएसआर हुआ करता था, है ना। क्योंकि इसमें इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना जैसी होस्टाइल कंट्रीज भी हैं, है ना। होस्टाइल कंट्रीज जो एक दूसरे को बहुत पसंद नहीं करती। इसके अलावा ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। ऑब्जर्वर स्टेट जैसे मंगोलिया, ऑब्जर्वर स्टेट जैसे अफगानिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। इंडिया एंड द एससीओ ऑब्जर्वर 2005 में बना, 2017 में मेंबर बन गए हम लोग। हमने एससीओ का प्रेसिडेंसी भी मिला हमको, है ना, 2023 में पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी आए थे एससीओ अटेंड करने। गोवा में समिट हो रहा था, है ना। इंडियाज प्रायोरिटी क्या है? हम एससीओ ज्वाइन किए तो क्यों ज्वाइन किए? हम एससीओ को और ज्यादा सिक्योर बनाना चाहते हैं। सिक्योर का मतलब एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सी फॉर कनेक्टिविटी, आर फॉर रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एंड ई फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। एससीओ के इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं इंडिया के अभी तक? सेटिंग अप ऑफ ए न्यू एससीओ स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन। स्टार्टअप एंड इनोवेशन पे, स्टार्टअप्स पे, इनोवेशन पे एक नया वर्किंग ग्रुप बनवाया है इंडिया ने। सेटिंग अप ऑफ अ न्यू एससीओ सब ग्रुप ऑन कोऑपरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन के आपने नाम सुने होंगे, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये सब क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन है। और ट्रेडिशनल मेडिसिन पे हमने एक क्या किया है? नया सब ग्रुप सेटअप किया है। लॉन्च ऑफ फर्स्ट एवर एससीओ स्टार्टअप फोरम, एससीओ के स्टार्टअप फोरम लॉन्च हुआ, है ना। एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव भी हुआ। ये सब इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए जब इंडिया क्या कर रहा था? प्रेसिडेंटशिप कर रहा था। कब? एससीओ का। तो ये सारा चीज हो सकता है एससीओ के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ जाए, और ये सारा इनिशिएटिव आप सीधे सीधे लिख सकते हो। इंडियाज रिफ्यूजल टू साइन एससीओ ड्राफ्ट स्टेटमेंट। अब प्रेजेंट की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। आज मतलब अभी की बात करते हैं, है ना, जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में चल रहा है।
एससीओ का ड्राफ्ट था, स्टेटमेंट था, मतलब एससीओ की सारी कंट्रीज 10 कंट्रीज मिलके और एक स्टेटमेंट देना चाह रही थी जिसको इंडिया ने साइन करने के मना कर दिया। डिक्लेरेशन कहां हो रहा था? एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीट इन क्विंगदाओ चेयर्ड बाय चाइना। The draft excluded the Pahalgam terror attack while highlighting the Zafar Expressway hijack in Pakistan. पाकिस्तान में जो जफर एक्सप्रेस हाईजैक था, जो बलोचिस्तान में पड़ता है, उसको इस ड्राफ्ट ने इंक्लूड किया, बट पहलगाम टेरर अटैक को इंक्लूड नहीं किया। सोचो, इंडिया सॉट बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेरर थ्रेट फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट। अरे जहां पे हम खुद मौजूद हैं, अगर वहां पे ही हमारा कंसर्न एड्रेस नहीं हो रहा है तो बाकी वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा? बट वन कंट्री लाइकली पाकिस्तान ब्लॉक द इंक्लूजन, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती है, चाइना के अपर हैंड रहता है एससीओ में। इंडिया का स्टैंड क्या था? डिफेंस मिनिस्टर रीइटरेटेड इंडिया जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर प्रॉक्सी ग्रुप लाइक लश्कर ए तैयबा। क्रॉस बॉर्डर ग्रुप्स जो है, लश्कर ए तैयबा, अलकायदा, है ना, अलकायदा तो चलो खत्म हो गया एक तरह से, मतलब जब वहां पे उसामा बिन लादेन था, लश्कर ए तैयबा हो गया, और भी बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, उन पे क्या लगाया जाए? वो जो स्टेट डायरेक्टली उनको स्पॉन्सर कर रहा है, उनको उन पे बैन लगाने की बात यहाँ पे डायरेक्टली हो रही है। अब इंडिया का एक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिग्नल, हमने सिग्नल दिया स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक, देखो टेररिज्म के बाद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, डिसरप्टेड कंसेंसस विद इन द 10 मेंबर एससीओ ब्लॉक, 10 मेंबर कंट्रीज में ही कंसेंसस नहीं बना। चाइना और पाकिस्तान की नैरेटिव को हमने कंट्रोल किया, हमने अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट किया कि देखो हम एससीओ में साथ हैं, बट जो आप लोग बोलोगे वैसा ही नहीं होगा, है ना। ऑपरेशन सिंदूर और पोस्ट गालवान मूव्स को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। गालवान क्लैश हो रहा था इंडिया चाइना के बीच में 2020 में। सिग्नल्स टू अपकमिंग एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल समिट, हेड ऑफ स्टेट जो होंगे काउंसिल समिट में, है ना, प्राइम मिनिस्टर वगैरह जाएंगे, तियानजिन समिट में जाएंगे, वेयर इंडिया प्लान्स टू पुश फॉर टेररिज्म सेंट्रिक रिफॉर्म इन रैट्स, जहां इंडिया प्लान कर रहा है टेररिज्म समिट सेंट्रिक रिफॉर्म्स का। उसके पहले ही हमने एक सिग्नल दे दिया कि देखो वैसा नहीं होने वाला है जैसा कि आप सोच रहे हो। सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया, हमारे लिए एससीओ का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो एससीओ एक रीजनल ग्रुप है, उस रीजनल ग्रुप में अगर सारे कंट्रीज हो और इंडिया ही नहीं हो तो ये अच्छी बात नहीं थी इंडिया के लिए। तो इंडिया का प्रेजेंस, इंडिया का डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। दूसरा, आसपास की रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी की बातचीत हो रही हो, डायलॉग हो रहे हो, और खुद हम टेबल पे प्रेजेंट नहीं है उस बातचीत में, डायलॉग में, तो वह हमारा इंक्लूजन होना जरूरी है। तीसरा, काउंटर टेररिज्म के मैटर पे, एंटी टेररिज्म के मैटर पे हमारा पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए हमें एससीओ का इंपॉर्टेंस और एससीओ में रैट्स का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। एससीओ इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इट्स मेंबरशिप एंड फोकस एम्फेसाइज सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया इज रिच इन ऑयल, गैस एंड यूरेनियम। सेंट्रल एशिया के साथ हमारा रिलेशन को और ज्यादा इंप्रूव करता है ना। ये कजाकिस्तान और ये सब कंट्रीज जो हैं वो कहां पे आती हैं? सेंट्रल एशिया में। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज एक तरह से हब हैं। किस चीज की हब है? यूरेनियम रिजर्व की हब है। बहुत ज्यादा यूरेनियम रिजर्व यहाँ पे है जो हमें चाहिए। हम न्यूक्लियर एनर्जी को और ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, आगे आने वाले सालों में और ज्यादा करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब सीधे सीधे हम बात करें वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया पाकिस्तान के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट, पाकिस्तान का टेररिस्ट स्पॉन्सर होना, इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, कोई कंट्री इकोनॉमिकली बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल चाइना, इंडिया, है ना, बहुत सारी कंट्री छोटी हैं, चाइना पूरा मार्केट कंट्रोल करके रखता है। और क्या है? पॉलिसी शिफ्ट्स, बार बार अलग अलग कंट्रीज के बीच के इक्वेशन जो है वो शिफ्ट्स होते रहते हैं, है ना, इंटरनेशनल जो रीबैलेंसिंग है उसके हिसाब से। ह्यूमन राइट इश्यूज, इंस्टेंटेज सच एज ग्लोबल कंसर्न ओवर ह्यूमन राइट सिचुएशन इन जिनजियांग। चाइना में एक प्रोविंस है जिसका नाम है जिनजियांग, जहां पे उगिहर मुस्लिम रहते हैं। वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कौन करता रहता है? चाइना खुद ही करता रहता है, बट बाकी कंट्रीज इसका अपोज नहीं करती हैं, है ना। डेमोक्रेसी वर्सेस ऑथोरिटेरियनिज्म, इंडियाज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क कॉन्ट्रास्ट शार्पली विथ ऑथोरिटेरियन रिजिम लाइक चाइना, फ्यूलिंग आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट। हमारा आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट किसके रहता है? चाइना से। कंक्लूजन क्या है? इंडियाज एससीओ डिसेंट अंडरस्कोर्स इट्स अनवेवरिंग रेड लाइंस ऑन टेररिज्म। टेररिज्म पे हमारा रेड लाइन क्या है? अनवेवरिंग। इट रिफ्लेक्ट्स अ कैलकुलेटेड असर्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन अ चाइना हैवी रीजनल ब्लॉक। वैसा रीजनल ब्लॉक जो चाइना डोमिनेट करता है वहां पे हमारा असर्शन और ज्यादा दिखाता है।
As tension evolve, India's multilateral diplomacy will continue shaping the regional security narrative. Regional security narrative को हम और ज्यादा शेप करते रहेंगे. सेकेंड टॉपिक, इंडियाज न्यू चैलेंज चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस. इंडिया का नया चैलेंज आया है चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस. ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज का नेक्सस. देखो हमारे बगल में, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी. ज्योग्राफी तो डेस्टिनी है. आपका जहां घर बन गया है, अगर पड़ोसी जैसे हैं वो आपका डेस्टिनी बनी जाता है. बट हमारा जो इंडिया है, इंडिया के बगल में कौन है? पाकिस्तान. इंडिया के बगल में कौन है? चाइना. चाइना पाकिस्तान तो सरदर्द है ही, बट चाइना पाकिस्तान अपने साथ एक और कंट्री मिलाए दे रहे हैं, है ना. एक ट्राइलेटरल नेक्सस बना रहे हैं. चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान नेक्सस, चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश नेक्सस, जो हमारे लिए एक कंसर्न है. चाइना रिसेंटली होस्टेड फर्स्ट चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश स्थित ट्राइलेटरल डायलॉग इन कुनमिंग. कुनमिंग में चाइना ने पहली बार होस्ट किया चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश ट्राइलेटरल डायलॉग, है ना. उसके पहले चाइना ने होस्ट किया था चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान मीट. तो ये तीनों कंट्री जहां चाइना पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट है, अगर अलग अलग कंट्री, बांग्लादेश भी अफगानिस्तान भी, अगर ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करता है तो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारा रीजनल इंटरेस्ट जो है वो खतरे में पड़ने लगता है. क्योंकि भले ही ये अपने फायदे की बात कर रहे हो, बट उसमें इंडिया के नुकसान वाला एंगल जरूर आ जाएगा. ओवरव्यू क्या है? इमर्जिंग चाइना बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश, चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्राइलेटरल आर बीजिंग्स स्ट्रैटेजिक मैकेनिज्म टू एक्सपैंड इट्स जियोपॉलिटिकल लेवरेज इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में अपना जियोपॉलिटिकल लेवरेज बढ़ाना. पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान आर पुल्ड इनटू चाइनाज ऑर्बिट फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी इन्फ्लुएंस. पाकिस्तान तो आएगा ही, चलो चाइना के लिए. बांग्लादेश अफगानिस्तान क्यों आ रहा है? पैसा चाहिए, पैसा बहुत है. कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट कौन करता है? चाइना. चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. बाकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी चाइना का काफी है. म्यूचुअल इंटरेस्ट बिहाइंड द ट्राइलेटरलिज्म. चाइना का म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है? अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और एक्सपेंड करना. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. इंडिया का इन्फ्लुएंस को डाइल्यूट करना. पाकिस्तान का क्या है? इंडिया के ऊपर डाइल्यूट करना, इंडिया का काउंटर बैलेंस करना. और साथ साथ पाकिस्तान ने बहुत पैसा ले रखा है चाइना से. $29 बिलियन का लोन, है ना. 80% आर्म इंपोर्ट चाइना से ही करता है, तो चाइना के साथ तो उसको जाना ही पड़ेगा. बांग्लादेश और अफगानिस्तान का क्या इशू है? सीक चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिटिकल एश्योरेंस इन अ मल्टीपोलर साउथ एशिया. बांग्लादेश और अफगानिस्तान पॉलिटिकल एश्योरेंस चाहते हैं. किससे? जो चाइना और पाकिस्तान उनको लाके दे रहे हैं एक मल्टीपोलर साउथ एशिया बनाने में, है ना. ज्वाइंट ट्राइलेटरल टॉक्स विद चाइना एंड पाकिस्तान, कौन? बांग्लादेश और अफगानिस्तान. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करते हैं इंडिया चाइना में या पाकिस्तान के एंगल में. चाइना और पाकिस्तान जो है इंडिया के आजादी के बाद से ही एक साथ एक नेक्सस बनाए हुए हैं. तीसरी कंट्री ऐड होना और डेंजरस हो जाता है. इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में, 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ. तब हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ये लोग कनेक्टिविटी क्लोज करने के फिराक में थे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जिससे कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है, उसको क्लोज करते हैं. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जहां टेररिस्ट को डेजिग्नेट किया जाता है एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, वहां पाकिस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट को चाइना शील्ड कर देता है, वीटो लगा देता है कि ये लोग जो है ना, लश्कर ए तैयबा वगैरह, कि ये लोग जो है पाकिस्तान वाले टेररिस्ट नहीं है. 2025 में भी देख लिया, ऑपरेशन सिंदूर हम कर रहे थे, बहुत सारे इक्विपमेंट चाइना वाले ही यूज कर रहा था पाकिस्तान, या चाइनीज सपोर्ट उसको मिल रहा था. तो एक स्ट्रेटेजिक एंगल है, एक नेक्सस है चाइना और पाकिस्तान का हमेशा से. एक तीसरी कंट्री आ जाने से प्रॉब्लम जो है बढ़ जाता है. अब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं. बेल्ट एंड रोड मतलब चाइना का एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कि चाइना पूरे वर्ल्ड को चाइना से कनेक्ट करेगा. रोड बनाएगा, हाईवेज बनाएगा, रेलवे लाइंस बनाएगा, पोर्ट डेवलप करेगा, मरीन रूट्स डेवलप करेगा, पाइपलाइंस बनाएगा, चाहे गैस की पाइपलाइन हो या बाकी हाइड्रोकार्बन की पाइपलाइन हो, है ना. एयरपोर्ट्स बनाएगा, ठीक है. तो कनेक्टिविटी को, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाएगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जहां इंडस्ट्रीज हो. तो ये पूरा चाइना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कर रहा है. और ये जो देखो, ये पूरा रेड इलाका जो है, ये रेड इलाके ने जो पूरा रेड हो रखा है, इसने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया हुआ है कि यस चाइना, हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं. देखो यहां पे कंट्रीज देखो आप, पूरा अफ्रीका, ऑलमोस्ट पूरा अफ्रीका, पूरा आपका मिडिल ईस्ट, है ना, जो चाइना और साथ में यहां टर्की वर्की सारी कंट्रीज जो हैं, ये सब साइन कर चुकी हैं
क्या चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। यहां पे देखोगे तो इंडिया जो है यहां पे रेड में नहीं दिखेगा। इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनना उचित नहीं समझा। इंडिया के बगल में भूटान है, भूटान ने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनना उचित नहीं समझा है। यहां पे जाओगे साउथ अमेरिकन कंट्रीज, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा, तो चाइना अपना इन्वेस्टमेंट देगा, यहां पे फैसिलिटीज डेवलप करेगा, ठीक है, कुछ मिडिल अमेरिका में, और ये सारा कुछ जो है चाइना कर रहा है। चाइना का इन्वेस्टमेंट देखो, है ना, ट्रेड देखो, बीआरआई कंट्रीज के साथ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंट्रीज के साथ 2021 में चाइना का जो ट्रेड था 2.8 बिलियन डॉलर था। हमारा जो इंडिया का जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन के आसपास है ना। 2021 में तो और कम था हमारा जीडीपी, सोचो उतना तो, उतने हमारे ऑलमोस्ट इंडिया के जीडीपी से थोड़ा सा कम चाइना ने तो ट्रेड कर लिया था 2021 में। 1 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है चाइना का, है ना। ये आर्टिकल जो है ये डेटा कब की है, अक्टूबर 2023। चाइना से डेटा मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लेट डेटा मिलता है, रियल टाइम डेटा नहीं मिलता है। चाइना जो है सारे इंफॉर्मेशन को दबा के बैठता है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा उल्टा डेटा दिख रहा है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मेजर कॉरिडोर्स क्या है ना। चाइना जो है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, पुराने टाइम में चाइना लोग जाते थे, सिल्क रूट था जिससे कि चाइना की कनेक्टिविटी पूरा एंशिएंट वर्ल्ड से होता था। उसी सिल्क रूट को चाइना ने वापस क्या किया है, रीबिल्ड किया है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। मैरीटाइम सिल्क रोड, मैरीटाइम मतलब मरीन सिल्क रोड को क्या किया है, डेवलप करने की कोशिश, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना में कासगढ़ से निकलेगा और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक जाएगा, ग्वादर पोर्ट, ठीक है। ग्वादर पोर्ट को थोड़ा बगल में ईरान आता है, जस्ट बगल में ही ईरान आता है, ईरान पे हमारा चाबार पोर्ट आता है। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें बाद में इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, है ना। बांग्लादेश चाइना म्यांमार इंडिया, तो इंडिया ज्वाइन नहीं किया, तो बाकी तीनों कंट्रीज के बीच में क्या है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको नेपाल ने ज्वाइन किया, इसमें नेपाल से काठमांडू से सीधे कॉरिडोर कहां तक जाता है, बीजिंग तक जाता है, और यहाँ पे इनके पोर्ट सिटीज तक भी जाता है कि पोर्ट्स को कौन एक्सेस कर पाए, नेपाल एक्सेस कर पाए। तो चाइना जो है पूरे वर्ल्ड से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना के बैठा है, ठीक है। इंडिया से कंपीट कर रहा है, इंडिया से कंपीट कर रहा है कैसे कैसे मैटर में, मालदीव्स के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करके, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, तो हर जगह इंडिया से कंपीट करने में कौन लगा है, चाइना लगा है। अब इस नेक्सस का हमारे ऊपर इंप्लीकेशन क्या पड़ेगा, हमारे ऊपर मतलब इंडिया के ऊपर। द फर्स्ट इंप्लीकेशन इज सिक्योरिटी थ्रेट इंटेंसिफिकेशन। जो हमारे ऊपर सिक्योरिटी का थ्रेट है, जो पहलगाम अटैक हुआ है ना, जब पाकिस्तान का हाथ मजबूत होगा, चाइना का हाथ रहेगा, साथ में अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मिल जाएंगे, तो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट जो है इंटेंसिफाई हो जाएगा। डिप्लोमेटिक डिसरप्शन हुआ, इतने टाइम पे हमने बाकी कंट्रीज की जो हेल्प करी, बांग्लादेश की करी या अफगानिस्तान की करी, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। इंक्रीज टू फ्रंट सिक्योरिटी थ्रेट, टू फ्रंट पे सिक्योरिटी थ्रेट हमारा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। फोर्सेज इंडिया टू प्रिपेयर फॉर साइमल्टेनियस थ्रेट ऑन बोथ वेस्टर्न एंड नदर्न बॉर्डर, कॉम्प्लिकेटिंग मिलिट्री प्लानिंग। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगह हमारा मिलिट्री प्लानिंग क्या होता जाएगा, कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। ट्राइलैटरलिज्म बढ़ता जाएगा। ट्राइलैटरलिज्म मतलब क्या है, इंडिया तो है ही नहीं, चाइना है, पाकिस्तान है, और साथ में बांग्लादेश या अफगानिस्तान को क्या बोलोगे, ट्राइलैटरलिज्म बोलोगे। इंप्लीकेशन और क्या होगा, साउथ एशिया का स्टेबिलिटी, साउथ एशिया और ज्यादा पोलराइज होते जाएगा, या तो इंडिया के साइड आए या तो चाइना के साइड जाए, ऐसा पोलराइजेशन होने लगेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, उसमें भी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉक्सी मतलब छोटा मोटा अटैक करवाना, है ना। चाइना डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, बांग्लादेश के थ्रू करवा रहा है, पाकिस्तान के थ्रू करवा रहा है, अफगानिस्तान के थ्रू करवा रहा है, टेररिज्म के थ्रू करवा रहा है। प्रॉक्सी अटैक्स और बढ़ते जाएगा, जिसमें टेररिज्म आ जाएगा, जिसमें इंसर्जेंसीज आ जाएंगी। सार्क जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कम होने लगेगा, सार्क अंडरमाइन होने लगेगा। अब हम कैसे कर सकते हैं चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस, असर्टिव मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स। हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, असर्टिव मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी थ्रेट एंड चाइनीज इंट्रूजन्स, है ना। इन रिस्पॉन्स टू द पहलगाम टेरर अटैक, इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर, आप सबको पता ही है, ठीक है। और बाद में हमने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर दिया। बांग्लादेश का हमने पोर्ट एक्सेस कम कर दिया कि बांग्लादेश अब तुम हमारे पोर्ट्स को एक्सेस नहीं करोगे, अब हमारे पोर्ट्स एक्सेस करके गुड्स को नहीं भेजोगे, कहां पे, नेपाल में और भूटान में। स्ट्रेंथनिंग टाइज विथ नेबर, बट फिर भी हमें बाकी अपने जो नेबर्स हैं, है ना, मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशन खराब हो रहे थे, हमने ठीक करना शुरू किया, ठीक है। हमारे रिलेशन श्रीलंका के साथ खराब हो रहे थे, हमने ठीक करना शुरू किया। तो हम अपने रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ अच्छा करने में लगे हुए हैं।
बट हमें कोशिश यही करनी है कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी हमारे रिलेशन जो है वो खराब नहीं हो, है ना। नेपाल के साथ भी हमने अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश किया। कोएलिशन बिल्डिंग विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज, क्वाड बनाया है हमने, चाइना को काउंटर करने के लिए क्या बनाया है, क्वाड, ठीक है। अब वे अहेड क्या है, व्हाट इज द वे अहेड, रीअसर्ट स्ट्रेटेजिक रेडलीनेस, क्लियरली वॉर्न नेबर्स दैट होस्टाइल अलाइनमेंट विल हैव इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉस्ट, काउंटर विथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से हम लोग क्या करें, काउंटर करें बाकी कंट्रीज में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जैसे हम हेल्प करते थे, अपना डिफेंस इंगेजमेंट बढ़ाएं, है ना। नैरेटिव बिल्डिंग एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, हमें नैरेटिव बिल्ड करना होगा कि इंडिया जो है वो विश्व मित्र है, फ्रेंड ऑफ ऑल। तो फ्रेंड ऑफ ऑल है, वी आर नॉट एनिमी ऑफ बांग्लादेश, वी आर नॉट एनिमी ऑफ अफगानिस्तान, वी आर नॉट इवन एनिमी ऑफ चाइना, वी आर नॉट इवन एनिमी ऑफ पाकिस्तान। वो अटैक करता है, वी हैव टू रिटेलिएट, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें बैलेंस करना शुरू करना पड़ेगा। रीअसर्ट स्ट्रैटेजिक रेडीनेस, स्ट्रैटेजी वाइज हमें रेडी रहना पड़ेगा, है ना। मोदी जी का वो स्टेटमेंट याद है ना, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं होगी, हमें ये असर्ट करना पड़ेगा, हमें ये बोलना ही पड़ेगा। की फाइंडिंग्स फ्रॉम स्किल्स फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप रिपोर्ट। अब की फाइंडिंग क्या है स्किल्स फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट के, है ना। अब इसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखो ये टॉपिक नंबर 3, यूनियन मिनिस्टर, अब आगे के टॉपिक्स थोड़े छोटे छोटे हैं। लॉन्च द स्किल्स फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप रिपोर्ट बाय द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने रिपोर्ट दिया है, रिपोर्ट का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप, इंडिया के वर्कफोर्स का लैंडस्केप कैसे चेंज होगा। तो पहले बात कर लेते हैं इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड की। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड यंगेस्ट पॉपुलेशन, इंडिया के पास वर्ल्ड का यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है वो किसके पास है, इंडिया के पास है ना, ठीक है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन की बात करें, हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 65% पॉपुलेशन जो है वो 30 साल के नीचे आती है ना। मीडियन एज हमारा 29 आता है। तो जब मीडियन एज 29 आता है तो हमारे पास यूथ बहुत है काम करने के लिए, हमारे पास ओल्ड एज पॉपुलेशन अभी कम है परसेंटेज वाइज, हमारे पास बच्चे अभी कम है परसेंटेज वाइज। तो जब यंग पॉपुलेशन ज्यादा होता है उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक एडवांटेज या डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्योंकि यंग पॉपुलेशन वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा। यंग पॉपुलेशन वर्किंग एज का है, यंग पॉपुलेशन वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूट करके इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। इकोनॉमी के 4 पिलर याद है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लेबर जरूरी है कि नहीं है, लेबर होगा हमारे पास, तो वो लेबर है हमारे पास, बट लेबर क्या होना चाहिए, एजुकेटेड। लेबर क्या होना चाहिए, स्किल्ड। लेबर क्या होना चाहिए, हेल्दी। अगर लेबर एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो लेबर को हमें क्या करना पड़ेगा, स्किल करना पड़ेगा। बाय 2047 स्किलिंग इज क्रूशियल टू कन्वर्ट दिस ऑनटू प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल बिफोर एजिंग सेट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ कराना पड़ेगा। हायर एजुकेशन बूस्ट लॉन्ग टर्म जीडीपी। एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन हम प्रमोट करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म जीडीपी बूस्ट होगा। 1% राइज इन जीईआर एट टर्शियरी लेवल रेजेस जीडीपी बाई 0.5%। अगर हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 1% बढ़ता है, कितना बढ़ता है, 1%, है ना, तो उससे हमारा जीडीपी कितना बढ़ जाएगा, 0.5%। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहां पे, मतलब हायर स्टडीज में। हायर स्टडीज में अगर हमारा 1% इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, जो बच्चे 12th पास हो रहे हैं वो बच्चे ग्रेजुएशन में अगर 1% ज्यादा एडमिशन लेने लग जाएंगे तो हमारा वर्कफोर्स काफी स्किल हो जाएगा, जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट डिमांड क्रिएट होगी। इंडिया मस्ट क्रिएट 78.5 लाख नॉन फार्म जॉब्स, नॉन फार्म जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, एनुअली टिल 2030, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने लास्ट ईयर बोला था, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो हमें चाहिए। स्किल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्किल। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन डिफाइंस स्किल्स एज द एबिलिटी टू कैरी आउट द टास्क एंड ड्यूटीज ऑफ ए गिवन जॉब। कुछ गिवन जॉब आपके पास है तो उसका एबिलिटी होना चाहिए आपके पास, उस टास्क को कंप्लीट करने का वो चीज क्या है, स्किल है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन के लिए स्किल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाला सारा काम कर दे। प्लम्बर के लिए क्या है, जो भी फिटिंग्स बाथरूम की हैं उसको ठीक कर दे, है ना। तो वो स्किल्स होना जरूरी है। अब स्किल का लेवल एजुकेशन के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो स्किल के 4 लेवल हो गए, 1 2 3 4। स्किल 1 मतलब प्राइमरी एजुकेशन। अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन हो रही है तो आप स्किल 1 में आते हो। अप टू 10 इयर्स ऑफ इनफॉर्मल स्किल, है ना। अब आपके पास स्किलिंग है, एजुकेशन आपके पास प्राइमरी है, और अप टू 10 इयर्स ऑफ आपके पास कैसा है
है ना, एक तरह से इनफॉर्मल स्किल है। इनफॉर्मल मतलब फॉर्मली आप बहुत पढ़े नहीं हो बट आपने कहीं कहीं रह के काम सीखा हुआ है, इनफॉर्मल स्किलिंग में आ जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन अगर आपने किया है तो आपके पास एजुकेशन है 11 to 13 ईयर्स का एजुकेशन। सेकेंडरी मतलब 10+2। फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 14-15 ईयर्स आपने पढ़ाई की है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या पीएचडी किया हुआ है तो मोर देन 15 ईयर्स आपने पढ़ाई की है। वैसे आपका स्किल लेवल 1, 2, 3 और 4 में आएगा। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 4 में आएगा। फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री मतलब ग्रेजुएशन के लिए किस में आएगा, 3 में आएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे डेटा वाइज बात करें, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा वाइज, ठीक है, तो हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्किल 3 है, ऑक्यूपेशनल स्किल 3 जो है वो यहाँ पे ये ग्रीन चल रहा है। ऑक्यूपेशनल स्किल 4 जो है ये यहाँ पे फेडेड वाला ग्रीन चल रहा है ना, सी ग्रीन, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशनल स्किल 2 में लोग मिलते हैं और 1 में मिलते हैं, रेड और येलो में मिलते हैं। रेड और येलो दोनों मिला के, स्किल 1 और 2 मिला के इंडिया का वर्कफोर्स कितना है, 88%। जितने लोग काम कर रहे हैं 88% लोग इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ओनली 10-12% आर हाई स्किल रोल। 9.7% of population has education beyond secondary level. 52.5% have only primary education. अब सीवियर स्किल मिसमैच, इस स्किल मिसमैच का हम लोग क्या करें बताओ। स्किल मिसमैच का क्या करना है, ओनली 8.25% ऑफ ग्रेजुएट जिसका स्किल लेवल 3 है वर्क इन मैचिंग रोल। मतलब ग्रेजुएट तो कर बन गए, ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन का डिग्री हो गया, बट क्या ग्रेजुएशन के लेवल पे काम कर रहे हो, नहीं कर रहे, उससे बिलो लेवल पे काम कर रहे हो। ग्रेजुएट होने के बाद ग्रेजुएशन के लेवल पे काम करने वाले लोग कितने हैं, 8.25। मतलब आपके पास वो स्किल ही नहीं है जो ग्रेजुएशन तक आपको आ जानी चाहिए थी। तो दैट इज अ ह्यूज स्किल मिसमैच जो आज के यूथ में हर जगह देखने को मिलता है। ओवर 50%, इसी से अंडर एम्प्लॉयमेंट आता है। क्या आता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओवर 50% ऑफ ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयड इन लोअर स्किल जॉब, है ना, शॉपकीपर्स, ऑपरेटर्स। ओवर क्वालिफिकेशन इज मोर प्रिवेलेंट देन अंडर क्वालिफिकेशन। क्वालिफाइड ज्यादा है बट स्किल ही नहीं है, उस लेवल पे एम्प्लॉयर को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि आप वो काम कर पाओगे, तो वो काम ही नहीं करके दे रहे। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर का कमी है। 4.5% ऑफ वर्कफोर्स एज फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग। फॉर्मल, है ना, आईटीआईज वगैरह में फॉर्मली इलेक्ट्रीशियन बनने वाले और ऐसे बनने वाले लोग जो फॉर्मली बनते हैं वो बहुत कम है। इनफॉर्मली बनने वाले जो चाचा के साथ रह के सीख लिया, बड़े पापा के साथ रह के सीख लिया, इधर के साथ रह के सीख लिया, वैसे लोग ज्यादा है। टीवीईटी इज ऑफन लिमिटेड टू स्किल लेवल 2 रोल, लैक अलाइनमेंट विथ मॉडर्न इंडस्ट्री नीड, है ना। टीवीईटी जो है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, वो भी स्किल लेवल 2 तक ही रह जाता है, ठीक है। 3 और 4 में पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसमें भी अभी लेवल बढ़ना होगा। स्किल 1 वालों का एवरेज वेज कितना है, 1 लाख के आसपास साल का। स्किल 2 वालों का कितना है, 1.26 लाख। 3 वालों का कितना है, 2.81 लाख। 4 वालों का कितना है, ऑलमोस्ट 4 लाख, है ना। इनकम इनइक्वालिटी ऐसे स्किल लेवल में आ रही है, इंडिया का है ये। एवरेज वेज की बात की जा रही है, एवरेज। 46% ऑफ वर्कफोर्स अर्न लेस देन 1 लाख एनुअली। 1 लाख से कम कमाओगे, 8,000 रुपीज अगर आप कमाओगे, है ना, तो उसमें कैसे आपका काम चलेगा, ठीक है। तो स्किल लेवल 2 तक आप पहुंचो, स्किल लेवल 3 स्किल अपग्रेड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल स्किल इनइक्वालिटी है। स्टेट्स लाइक बिहार, आसाम, 95% ऑफ वर्कफोर्स इन लो स्किल्स रोल, है ना। 3 और 4 में केरला, चंडीगढ़, इनका स्किल लेवल थोड़ा ज्यादा आता है। और जिनका स्किल लेवल ज्यादा है बिहार में, आसाम में, उनका क्या हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है उन रीजन्स पे जहां उनकी डिमांड है। एजुकेशनल ट्रांजिशन चैलेंज, अभी एजुकेशन को ट्रांजिशन में लेके आना है। ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी लेवल इज वीक। सेकेंडरी 10th तो पास कर लिया, 12th पास नहीं कर रहे हैं, है ना, वहां पे सिर्फ 57% लोग जा रहे हैं। हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में सिर्फ 30% से भी कम लोग जा रहे हैं, लेस देन 30%। सेक्टर स्पेसिफिक वर्कफोर्स जो है मेनी स्टेट में, वर्कफोर्स स्किल 3 में जो ग्रेजुएशन वाला स्किल है, लेस देन 5% लोग हैं। आईटी, हेल्थ केयर, ग्रीन जॉब्स, ईवीज, बायोटेक, इंडिया लैक्स स्किल्ड टेक्नीशियन, है ना। क्योंकि पहले से कुछ नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी वाला रोल तो नहीं है, किसी के साथ रह के सीख लिए, ये फॉर्मली सीखना पड़ेगा, फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इंडिया जो है, ये टेक्नीशियंस जो है जो ईवीज में ट्रेंड हो, है ना, ईवी गाड़ी खराब हो गई, है ना, बाइक खराब हो गई, कहीं भी लगा देते हो, बहुत सारी शॉप्स खुली हुई है ना, टायर निकाल के दे दिया, ये निकाल, ईवीज खराब हो गई, किसी को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, सुपरवाइजर्स नहीं है, है ना। तो ये सब स्किलिंग इंडिया में है ही नहीं।
स्किलिंग का प्रॉब्लम क्या है? स्किल एजुकेशन मिसमैच, पढ़ाया कुछ और जा रहा है, स्किल की रिक्वायरमेंट कुछ और है। वीक टीवीईटी इंडस्ट्री लिंकेज, टीवीईटी जो सिखा रही है वो इंडस्ट्री 10 साल पहले छोड़ चुकी, 20 साल पहले छोड़ चुकी, नया चाहिए, ईवीज में चाहिए, ईवी वाला सिखाओ ना टीवीईटी इंडस्ट्री में, आईटीआईज में, मतलब है ना, पुरानी चीजें सिखाए जा रहे हैं। इनफॉर्मल जॉब्स एंड वेज इनइक्वालिटी, जॉब्स इनफॉर्मल मिल रहे हैं, है ना, इनफॉर्मल, वेज का इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, रीजनल इंबैलेंस हो रहे हैं और माइग्रेशन हो रहा है, और साथ साथ डेटा का भी गैप हो जा रहा है, डेटा एंड एक्सेस गैप्स, एब्सेंस ऑफ रियल टाइम ट्रैकिंग, रियल टाइम पे ट्रैक डेटा चाहिए, 3 साल 4 साल पुराना डेटा से काम नहीं चलता, आउटकम बेस्ड मैट्रिक्स एंड लो स्किलिंग एक्सेस फॉर वुमेन, एससी एसटी एंड रूरल यूथ। स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म जरूरी है, इंस्टीट्यूशन, आईटीआई, इन सब का रिफॉर्म जरूरी है। स्किल गैप सर्वे होना चाहिए, सर्वे में लोगों से पूछो कि क्या क्या स्किल्स आते हैं तुम्हें, वो स्किल्स का एक मैट्रिक्स बने, जो स्किल्स कॉमन है सारे इंडस्ट्रीज में वो स्किल के सेंटर्स पे सिखाए जाए, तभी तो जाके काम होगा। स्किलिंग के बाद री स्किलिंग हो, अप स्किलिंग हो, टीवीटी रिवैम्प हो, इंटीग्रेट वोकेशनल लर्निंग इन स्कूल्स, बूस्ट अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? लर्निंग के साथ साथ कुछ और, पढ़ने के साथ साथ कुछ आपको एक तरह से छोटे मोटे जगह कुछ काम मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप। हायर एजुकेशन में पुश मिले, है ना, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़े, इंक्लूसिविटी आए, एससी एसटी वुमेन इन सबको इंक्लूड किया जाए, टारगेटेड स्किलिंग हो खासकर एससी एसटी लोगों का, है ना, लॉजिस्टिक सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, ये सब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जून 29, कल था, संडे था, June 29 is observed annually as National Statistics Day in India to commemorate birth anniversary of प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन थे, उनके याद में मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। पीसी महालनोबिस, आपने नाम जरूर सुना होगा जब आप पढ़ते हो 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान जो है नेहरू महालनोबिस मॉडल पढ़ते हो आप, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया पढ़ते हो, तो वहां पे महालनोबिस साहब का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। 75 साल हो गए, इसीलिए हम लोग इस साल डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 29, 2007 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एम टू एम्फसाइज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इन गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग। स्टैटिस्टिक्स जरूरी है गवर्नेंस में, प्लानिंग में। डेटा नहीं होगा तो क्या प्लानिंग करोगे? कितने परसेंट लोग पुअर हैं, कितने परसेंट लोग अनएजुकेटेड हैं, कितने परसेंट लोग इलिटरेट हैं, कितने परसेंट लोग हाईली एजुकेशन में हैं, कितने परसेंट लोग स्किल्ड हैं, क्या डेटा? स्टैटिस्टिक्स ही तो इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको प्यार से मॉस्पी बोलते हैं, एंड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI। 2025 का थीम क्या है? 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। 75 ईयर्स हो गया नेशनल सैंपल सर्वे करते समय। कमोमोरेटिव स्टेटस क्या है? दो नॉट ए पब्लिक हॉलीडे, इट इज अ नेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जर्वेंस। कोई छुट्टी नहीं मिलती इस दिन, बट ऑब्जर्व जरूर किया जाता है। पीसी महालनोबिस साहब के बारे में देख लेते हैं। 1893 में इनका जन्म हुआ था, जून 29 कोलकाता में। प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये पढ़े थे, बाद में किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में भी पढ़े। ही इज हेल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, है ना, इनको द प्रोफेसर के नाम से भी जाने जाते हैं। कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। आईआईटी के टाइम पे जब आप 12th पास कर रहे होते, उसी टाइम पे ISI का भी एग्जाम होता है। ISI ये पाकिस्तान वाला ISI नहीं है, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ना। IIT से भी ज्यादा हार्ड मैथमेटिक्स ISI के एग्जाम में आता है। ISI कोलकाता एंड हेल्प सेटअप इंडियाज प्लानिंग कमीशन। इंडिया का प्लानिंग कमीशन को फुली फंक्शनल बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन, नेशनल सैंपल सर्वे 1950 में लॉन्च किया, है ना, 25 साल हो रहे हैं। इट इनेबल्ड द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड डेटा फॉर पॉलिसी मेकिंग। NSS जो पॉलिसी मेकिंग के लिए डेटा कलेक्ट करता है। महालनोबिस डिस्टेंस 1936 में इंट्रोड्यूस हुआ। इट रिमेन्स अ वाइडली यूज स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला यूज होता है इनके नाम से। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में इनका, फ्लड कंट्रोल में, है ना, बंगाल उड़ीसा में इनके स्टैटिस्टिकल मेथड, डेटा को कैसे एनालाइज करना है, ये बहुत यूज होता है। प्लानिंग विजन, महालनोबिस प्लेड अ की रोल इन ड्राफ्टिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्टेट लेड ग्रोथ। सेकंड 5 ईयर प्लान में एकेडमिक प्रमोशन, ही स्टार्टेड द जर्नल संख्या, संख्या मतलब नंबर,
है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन क्या था, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट को इन्होंने प्रपोज किया था। 75 साल हो गए, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कमोमोरेट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। व्हाट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? What is International Olympic Committee? Christy Coventry has become the first African and the first woman to head the International Olympic Committee. Thomas Bach, the outgoing president who completed his 12-year term starting in 2013, now assumes the honorary title of IOC president. तो IOC president जो है अभी कौन बने हैं, क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, फर्स्ट अफ्रीकन है ये, और फर्स्ट वुमेन भी है, फर्स्ट अफ्रीकन एंड द फर्स्ट वुमेन। सोचो तो वुमेन का यहाँ पे इंक्लूसिविटी क्या हो रहा है, बढ़ गया है ना। वुमेन को और खासकर अफ्रीकन वुमेन को क्या बनाया गया है, एक तरह से हेड, ओलंपिक्स को हेड करने के लिए दिया गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री ऑफ फॉर्मर ओलंपिक स्विमर फ्रॉम जिम्बाब्वे, है ना। अफ्रीकन बात कर रहे हैं, अफ्रीकन सुनते ही हमारा दिमाग जो है रेशियल इमेज बनाता है एक ब्लैक वुमेन का, बट ये क्या है, एक व्हाइट वुमेन है। बट है जिम्बाब्वे से। एट द एथेंस ओलंपिक्स शी वॉन 3 मेडल्स। 2004 में इन्होंने 3 मेडल जीते, एक गोल्ड जीता, एक सिल्वर जीता, एक ब्रॉन्ज जीता। इनके बारे में प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट ईयर, ये आपको पता रहना चाहिए। शी रिटायर्ड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव स्विमिंग आफ्टर द रियो 2016 ओलंपिक्स, मार्किंग हर 5th ओलंपिक अपीयरेंस। 5 बार ओलंपिक में अपीयर हुई। सी इज जिम्बाब्वेज मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपियन, जिम्बाब्वे के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन है। हैविंग वन 7 ऑफ द कंट्रीज 8 ओलंपिक मेडल। कंट्रीज के जिम्बाब्वे ने 8 ओलंपिक मेडल जीते हैं, 7 किसने जीता है, क्रिस्टी कोवेंट्री ने जीता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है, नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 1894 में ऑर्गेनाइज हुआ। हेडक्वार्टर कहां है, लॉसने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फंक्शन क्या है, ये ओलंपिक कमेटी क्या करती है, रूल्स बनाती है, कौन सा गेम ऐड होगा, कौन सा डिलीट होगा, किस सिटीज में होस्ट करना है, क्या रूल्स रेगुलेशन रहेगा, ये सब यही बनाती है। IOC मेंबर्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच और इंग्लिश, या तो इनको फ्रेंच अच्छे से आना पड़ेगा या तो इनको इंग्लिश अच्छे से आना पड़ेगा, है ना। और नेशनल ओलंपिक कमेटी कंट्रीज से ये बिलोंग होने चाहिए। जुरिस्डिक्शन क्या है, IOC एक्ट्स एज द फाइनल अथॉरिटी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू ओलंपिक गेम्स एंड द ओलंपिक मूवमेंट। इंडिया एंड द IOC, इंडिया एंड द IOC, इंडिया भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो भी IOC का पार्ट है, बहुत पहले से, ब्रिटिशर्स के टाइम से, 1927 से, है ना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या करता है, इंडिया में यूथ्स को सेलेक्ट करता है, सेंड करता है, इंडियन एथलीट्स में कौन सा किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने जाएगा वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तय करता है, ठीक है। 1927 में बना था। कमेंट में मुझे ये बताओ कि इंडिया ने आज तक ओलंपिक्स में टोटल मेडल कितने जीते हैं, गोल्ड मेडल कितना जीता है, सिल्वर मेडल कितना जीता है और ब्रॉन्ज मेडल कितना जीता है। ये सारा डिटेल्स आप मुझे कमेंट में बताओ। तो आई होप ये सारा टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा एंड अकॉर्डिंगली आप अपने एग्जाम में यूज कर पाओगे। थैंक यू एंड जय हिंद।